हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर इकोलॉजी का, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर जितना ज़्यादा अच्छा है उतना ज़्यादा लर्निंग है। मतलब बहुत इजी चैप्टर है, बट इसमें डाटा इतने दिए गए हैं कि आपको उसको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, बट ये है कि आपको बहुत सब कुछ डाटा एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी ये पढ़ा रही हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं। कोई भी चीज़ें बाहर से नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन डायग्राम, जितने भी डाटाज वगैरह दिए गए हैं, सब कुछ मैं उसको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक दिया गया है। तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारे जो आसपास जो एरिया है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या प्लांट है, क्या एनिमल है, किस टाइप के प्लांट्स हैं, स्पीसीज क्या है, ये सब बायोडाइवर्सिटी है। कि मतलब एरिया में कितने सारे स्पीसीज पाए जा रहे हैं। ऑल ओवर द ग्लोब की बात करते हैं, मीन्स वर्ल्ड की बात करते हैं, तो कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने वैरायटी के हैं, कितने ज़्यादा स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की। तो ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन इन बायोडाइवर्सिटी के साथ भी प्रॉब्लम है कि कभी कभी क्या होता है, कई स्पीसीज़ क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं बहुत ज़्यादा तेज़ के साथ। तो हमको कंजर्व करना पड़ रहा है अब उनको। तो ये इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हैं, कितने टाइप के, कितने क्या क्या प्रेजेंट है, और हम कैसे उन चीज़ों को कंजर्व करें जो ख़त्म हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Biodiversity is the diversity of biological organization ranging from cellular macromolecule to biomes. Biodiversity क्या है? कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब कि छोटे से सेल से लेके बड़े से ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि ऑर्गेनिज्म बनेगा तो क्या होंगे, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन जब इकट्ठा होगा तो क्या बनेगा, बायोम्स बनेंगे। फिर इन्वायरमेंट बनेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी के पार्ट्स हैं। एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो एडवर्ड विल्सन है, इन्होंने क्या किया है, टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज्ड किया है। मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म किनके द्वारा ज़्यादा यूज़ किया गया है, एडवर्ड विल्सन के थ्रू। आगे चलते हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कौन कौन से लेवल्स पे हम बायोडाइवर्सिटी को देख सकते हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तीन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक करके। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं कि जो जेनेटिक लेवल में हो रहा है, जीन पे हो रहा है, उसमें क्या क्या हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब कि डिफरेंस, वेरिएशंस। ठीक है, ये होता है। डाइवर्सिटी सोन बाई ए सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल, कि डाइवर्सिटी सोन कौन कर रहा है, एक सिंगल स्पीसीज कहाँ पे, जेनेटिक लेवल पे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है रॉल्फिया विमोटोरिया, जो कि हिमालय पे पाया जाता है, एक प्लांट है। सो जेनेटिक वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रेसरपाइन। ठीक है, जो वोल्फिया वोमेटेरिया जो हिमालय पे पाया जाता है, इसमें हमने देखा जेनेटिक वेरिएशन देखा। इसकी पोटेंसी का मतलब है कि काम करने की क्षमता। कंसंट्रेशन पे देखा कि थोड़े से ही कंसंट्रेशन पे इसकी जो पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसका नाम है रेसरपाइन। ठीक, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वराइटी ऑफ मैंगो। इंडिया के पास क्या है, जो राइस है, 50,000 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन है राइस का। ठीक है, और 1,000 वराइटी है किसका, मैंगो का। ये डाटा तो याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की। स्पीसीज लेवल पे क्या क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, जो भी है डाइवर्सिटी किस पे, स्पीसीज के लेवल पे। अब तक ये किस पे था, एक सिंगल स्पीसीज के बारे में बात की जेनेटिक लेवल पे, लेकिन अभी स्पीसीज को, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म होंगे किसी किस स्पीसीज में, तो अब उनके बारे में। जैसे एग्जांपल दिया है, वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है, वहाँ पे एम्फीबियन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। मतलब स्पीसीज ज़्यादा है वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। ओके, नेक्स्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब कि हम इकोलॉजी से रिलेटेड डाइवर्सिटी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया,
इन्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे वाटर ज़्यादा है, मीन्स इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया में। डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, यहाँ पे डाइवर्सिटी देखते हैं इकोसिस्टम के लेवल पे। जैसे एग्जांपल इंडिया, जैसे कि डेजर्ट है इंडिया में, राजस्थान वगैरह में, रेन फॉरेस्ट हो गया, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, सेंचुरीज, अल्पाइन मीडोज आर सीन। कि देखो इंडिया में ही हर जगह का क्या है, एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा इकोसिस्टम नहीं है, हर जगह अलग अलग है। यहीं पे ढेर सारी आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। कहीं डेजर्ट है, कहीं पे रेन फॉरेस्ट है, कहीं पे मैंग्रोव है, कहीं पे कोरल रीफ है, कहीं पे वेटलैंड है, ठीक है, कहीं पे सेंचुरीज है, कहीं पे अल्पाइन मीडोज है। ये सब क्या है, डिफरेंट लेवल पे हमको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, अब कितने नंबर स्पीसीज हैं अर्थ की बात की जाए, ये मतलब कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिले हमको, पूरे अपने अर्थ पे, पूरा ग्लोब पे हमको स्पीसीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUCN, पहले इसका फुल फॉर्म जान जाइए। IUCN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, जो कि कंजर्वेशन करता है नेचर का। ये 2004 में देखा गया, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड सो फॉर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUCN के द्वारा 2004 में देखा गया कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज क्या है, डिस्कवर्ड है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेयर, ग्लोबल एस्टिमेट अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज वुड हैव ऑन द अर्थ। जो रॉबर्ट मेयर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि ग्लोबल एस्टिमेट का मतलब कि पूरे अर्थ पे अबाउट अप्रॉक्स 7 मिलियन स्पीसीज हैं, ठीक है, वुड हैव, अर्थ के पास इतनी स्पीसीज हैं। ही कंसीडर्ड द स्पीसीज टू बी डिस्कवर इन ट्रॉपिक्स, ठीक है, उन्होंने कंसीडर जो स्पीसीज किया था, जो 7 मिलियन की बात की है, वो क्या है, वो डिस्कवर हो चुके हैं, कहाँ, ट्रॉपिक्स में। ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने बताया है जो 7 मिलियन, ये सिर्फ केवल 22% स्पीसीज है, बाकी अभी जो बाकी के जो रिमेनिंग परसेंटेज हैं वो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। ये 7 मिलियन जो है ये सिर्फ 22% है ऑफ द टोटल स्पीसीज, और बाकी जो स्पीसीज नहीं हैं वो डिस्कवर अभी नहीं किए गए हैं। आगे चलते हैं। एनिमल आर मोर डाइवर्स अबाउट 70% दैन द प्लांट, इंक्लूडिंग प्लांट एंड फंजाई, दैट इज 22%। एनिमल के पास क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मीन्स बहुत टाइप के एनिमल्स हैं, बहुत ज़्यादा हमको वैरायटी देखने को मिलेगी स्पीसीज़ में, तो लगभग 70% होते हैं। लेकिन प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में फंजाई और प्लांट की बात करते हैं, सिर्फ 22% हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। एमंग एनिमल, अब एनिमल्स में भी insect are the most species reach 70%, that is out of every 10 animal there are 7 insect, ठीक है। क्या होता है, अगर एनिमल, प्लांट और एनिमल में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, एनिमल होंगे 70%, और प्लांट और फंजाई कितने हैं, 22%। लेकिन अब एनिमल में भी बात की जाए तो इंसेक्ट क्या है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज इनको देखने को मिलती है, 70%। अगर 100 है स्पीसीज एनिमल की तो उसमें से 70 जो होंगे वो इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो इंसेक्ट्स होंगे। तो यही दिया गया है एग्जाम्पल में कि अगर 10 एनिमल्स हैं तो उसमें से 7 इंसेक्ट होंगे, बाकी 3 में से भी क्या होंगे, 2 मैमल हो सकते, नहीं तो एक भी मैमल नहीं हो सकते, एम्फीबियन हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। लेकिन उसमें से क्या होगा, जो 7 होगा वो इंसेक्ट होगा। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज मोर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल। कि जो फंजाई की स्पीसीज हैं, बात करते हैं, ये सारी जो बातें हो रही हैं ग्लोबल बातें हो रही हैं, ठीक है, ये ऑल ओवर द अर्थ की बातें की जा रही हैं, कि जो स्पीसीज का जो कितने नंबर हैं उनके, वो किससे ज़्यादा है, किसका कॉम्बिनेशन कर दें, फिशेस का कॉम्बिनेशन कर दें, एम्फीबियन का, रेप्टाइल का और मैमल्स का, ठीक है। अगर हम इन सबका सम कर दे इतना, ये टोटल, ये पूरा, ये बर्ड्स का छोड़ दे, एप्स का, ठीक है, ये पूरा अगर हम टोटल सम कर दे तो इससे भी ज़्यादा क्या है, फंजाई की स्पीसीज। नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम पे। ये तो समझ में आया ना कि जो फंजाई की स्पीसीज इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम जितनी फिशेज़ हैं, जितने एम्फीबिया हैं, जितने रेप्टाइल्स हैं, जितने मैमल्स हैं, इन सबका सम अप कर देंगे, उससे भी ज़्यादा फंजाई की स्पीसीज ऑल ओवर द अर्थ है। अब चलिए स्पीसीज की बात की गई है तो यहाँ पे देखिए ये सब स्पीसीज बताए गए हैं कि कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक चार्ट के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं इन्वर्टिब्रेट्स का, इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, मोलस्कस भी आ सकते हैं, जितने भी नॉन कॉर्डेटा हैं सब कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है,
फिर आएंगे अदर एनिमल। अदर एनिमल में कुछ और एनिमल्स हैं, मलस्कस है ये, फिर क्रस्टेशियन होंगे। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इसको 1 देंगे, फिर 2, फिर इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो सबका आगे वाला हमने वर्ड लिया है। इसमें है इंसेक्ट आओ मुझे चबाने, ठीक है। इंसेक्ट्स आओ मुझे चबाने मीन्स मुझे खाने, जस्ट अ फनी है ये, बट ये याद करने के लिए कि हमको अगर ये ऐसा चार्ट दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा प्रेजेंट है, इंसेक्ट है कि मलस्कस है कि अदर एनिमल्स हैं, तो इसको याद करने के लिए इंसेक्ट आओ, ठीक है, आओ, ओ से याद कर, आओ मुझे चबाने, ठीक है, मुझे चबाने, इंसेक्ट्स आओ मुझे चबाने। तो सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट्स हैं। फिर मुझे से क्या आएगा, आओ, आओ के बाद क्या आएगा, अदर एनिमल, फिर मुझे से आएगा मलस्कस, फिर क्रस्टेशियन। इंसेक्ट आओ मीन्स आओ मुझे चबाने मीन्स क्रस्टेशियन। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होंगे, फिर अदर एनिमल होंगे, फिर मलस्कस होंगे, फिर क्रस्टियन होंगे। ये इनवर्टिब्रेट्स का चार्ट है। चलिए देखते हैं वर्टिब्रेट्स का चार्ट। ये क्या है, इसमें फिशेज हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स या फिर बर्ड्स इसको बोल सकते हैं, और मैमल्स, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, पर इसमें याद रखना यही है कि फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। सबसे ज़्यादा कौन है इसमें देखने को, फिशेस तो दिख रहे क्लियरली, इसके बाद क्या है, बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबियन है, फिर मैमल्स हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस है इसमें। और इसमें ये भी दिख रहा है कि जो फिशेस हैं, जितनी ज़्यादा फिशेस की स्पीसीज है वो पूरा सम अप किसका है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। इन चारों का जब सम करेंगे इनकी स्पीसीज, वो केवल अकेले किसका है, फिश की स्पीसीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लांट्स में देखते हैं, सबसे ज़्यादा फंगस है, वो तो पहले ही पता है। इधर एक तरफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये फंजाई है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे एल्गी है, और इसके बाद लाइकेन छोटे से पार्ट में है, ऊपर मॉस है, इसके बाद फर्न एंड एलीज है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस याद करने के लिए। इधर फंजाई एक तरफ, दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म, फिर नीचे जो होगा एल्गी होगा, लाइकेन हो गया छोटे से बॉक्स में, फिर ऊपर मॉसेस और फर्न एंड एलिस। इसको बस 1-2 बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बस इसका मैंने ट्रिक बताया है, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने, सीक्वेंस में याद करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है, इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया बट हैज़ 8.1% ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। इंडिया के पास केवल 2.4% वर्ल्ड का लैंड है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो लैंड है इंडिया के पास, क्योंकि लैंड जो है, अर्थ की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर देखते हैं लैंड बहुत ही कम है, हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन इंडिया के पास जो है 2.4% ही लैंड है, किसका, वर्ल्ड का। जितना भी दुनिया में लैंड प्रेजेंट है, सिर्फ 2.4% लैंड इंडिया के पास है। जिसमें से भी क्या होता है, 8.1% जो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ से देखने को मिलती है, इंडिया में। ये सारे डाटा तो याद करने पड़ेंगे, ठीक। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है 1 ऑफ द 12 मीन्स 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है जो वर्ल्ड में, उनमें से आता है इंडिया भी, उन 12 में से, ठीक। नियरली 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। मीन्स इंडिया से 45,000 जो है प्लांट की स्पीसीज है, और ट्वाइस अगर इसका कर देंगे 2 गुना, तो 90,000 क्या होंगे, एनिमल की स्पीसीज कहाँ से आ रही हैं, इंडिया से आ रही हैं, ठीक है। इंडिया से जो है क्या होता है, लैंड कितना वर्ल्ड का 2.4% है, यहाँ की जो स्पीसी डाइवर्सिटी है 8.1% होगा। ये जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से भी इंडिया एक प्रेजेंट है उसमें। और जो इंडिया से प्लांट की स्पीसीज 45,000 आती है, एनिमल की स्पीसीज 90,000 आती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अप्लाइंग मेज ग्लोब एस्टिमेट, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेज ग्लोब एस्टिमेट, मीन्स उन्होंने बोला था, यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम बताया गया है, रॉबर्ट मे ने क्या कहा था, ऑल ओवर द ग्लोब पे कितना है, 7 मिलियन है, ठीक है। इनके द्वारा क्या होगा, अगर हम देखेंगे कि जो मे के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंडिया से 1 लाख से ज़्यादा क्या है, प्लांट की स्पीसीज आ रही हैं, और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज आ रही हैं, ठीक है। मे ने कहा था ऑल ओवर द ग्लोब कितना है, 7 मिलियन स्पीसीज क्या है, डिस्कवर्ड है। और इनमें से क्या होगा उनके अकॉर्डिंग कि जो है 1 लाख से ज़्यादा क्या है, प्लांट स्पीसीज आ रही है इंडिया से, और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज आ रही हैं इंडिया से, ठीक है। आगे चलते हैं।
बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोट स्पीसीज बिकॉज, अब कहीं भी हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं पढ़ा, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब के बारे में हमने नहीं पढ़ा। वैसे वायरसेस प्रोकैरियोट्स नहीं है, बट कहीं उनका नाम नहीं लिया गया प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। क्यों? अब उसका रीज़न दिया है, चलिए पढ़ते हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबल स्पीसीज। जो पुराने टेक्सोनॉमिक मेथड थे वो पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि माइक्रोब्स की स्पीसीज कितना है, ठीक है, इसकी वजह से हमको नहीं पता। दूसरा, इन लैबोरेटरी मेनी स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर। हम लैब में बहुत सारी स्पीसीज को कल्चर नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमको उनकी स्पीसीज के बारे में नहीं पता। आगे चलते हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला दिया गया है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में बात करेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। मान लीजिए कोई ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पे ग्लोब है, ये इक्वेटर होगा बीच में। अगर हम पोल्स की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल जाइए चाहे साउथ पोल, क्या होगा, इक्वेटर से अगर हम दूर जाएंगे पोल्स की तरफ, स्पीसीज क्या होंगी, कम होंगी। इक्वेटर की तरफ अगर हम आएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ जब हम आएंगे इधर, तो क्या होंगी, स्पीसीज बढ़ेंगी। तो इक्वेटर पे क्या है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक। लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। जो ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा स्पीसीज हैं एज कंपेयर टू पोलर एरिया, ठीक है। मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल इनसे ज़्यादा कहाँ पे, ट्रॉपिक रीजन में है। ये यहाँ पे उनका दिया गया है रेंज। एग्जाम्पल दिया है अब जैसे कुछ, नंबर ऑफ द बर्ड स्पीसीज इन डिफरेंट लैटिट्यूड। अब यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज के थ्रू हमें एग्जाम्पल दिया है कि कैसे लैटिट्यूड की वजह से वेरी करेंगे बर्ड्स के स्पीसीज। जैसे बात करते हैं कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ है, नियर इक्वेटर, मीन्स कोलंबिया यहीं कहीं इक्वेटर के आसपास होगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ के जो बर्ड्स की स्पीसीज है 1400 स्पीसीज है, ठीक है। 1400 स्पीसीज किसकी हैं, कोलंबिया में बर्ड्स की हैं। बात करते हैं इंडिया। इंडिया थोड़ा ट्रॉपिक रेंज में आ जाएगा, थोड़ा सा इक्वेटर से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, 1200 स्पीसीज से ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज हैं, मोर देन 1200, ठीक है। बात करते हैं न्यूयॉर्क, जो 41 डिग्री नॉर्थ है, मीन्स ये अब ये कहाँ पे पहुँच रहे, पोल्स की तरफ पहुँच रहे इक्वेटर से, ठीक है। ये पोल्स की तरफ, ये मान लीजिए इक्वेटर है तो ये पोल्स की तरफ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ 105 मीन्स 105 स्पीसीज हैं। अब ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ये तो पोल्स की तरफ ही सिचुएटेड है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 56 स्पीसीज हैं। मतलब हमें इस डाटा से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से शिफ्ट हो रहे हैं पोल्स की तरफ, वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है बर्ड्स की कम है, ठीक है। जैसे कोलंबिया है जो कि इक्वेटर के पास है, तो ओनली 1400 स्पीसीज हैं लगभग। लेकिन इंडिया की बात करते हैं जो ट्रॉपिक रीजन में, यहाँ पे 1200 से ज़्यादा स्पीसीज है बर्ड्स की। न्यूयॉर्क में सिर्फ 105 105 स्पीसीज हैं। ग्रीनलैंड में सिर्फ 56 स्पीसीज हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वेडर हैज अप टू 10 टाइम्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज एज कंपेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जिसका नाम है इक्वेडर। इसके पास कितना है, 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट का मतलब ये है कि जिसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, 3 ही होंगे वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म हो गए। जो इक्वेडर है, ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसके पास क्या है, 10 टाइम्स ग्रेट ज़्यादा है क्या, वेस्कुलर प्लांट एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या है, यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल दिया है टेम्परेट फॉरेस्ट का मिड वेस्ट ऑफ यूएस से, ठीक है। एग्जाम्पल चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इतना अच्छा है ये फॉरेस्ट, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब आगे देखो कैसे इसको क्या क्या इसमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, पहले जान जाइए, साउथ अमेरिका, ठीक है। कई बार याद रहता, लगता है साउथ अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीका नहीं है, ये साउथ अमेरिका का जंगल है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक, इज द
ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है अर्थ पे कहाँ देखने को मिलती है, हमको ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में देखती है जो साउथ अमेरिका में है। इट कंटेन, अब क्या क्या वहाँ पे है, इट कंटेन मोर देन 40,000, 40,000 स्पीसीज किसकी है, प्लांट्स की है। 3,000 स्पीसीज फिशेस की हैं। 1,300 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। 427 species of mammal, 427 species of amphibian, 378 species of reptile and 1,25,000 species more than invertebrates। देखिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज किसकी है, प्लांट की है। 3,000 फिशेस की स्पीसीज है। 1,300 बर्ड्स की स्पीसीज है। 427 स्पीसीज जो है मैमल्स की है। 427 स्पीसीज एम्फीबियन, मतलब मैमल और एम्फीबियन की जो स्पीसीज है सेम है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। 378 स्पीसीज जो है रेप्टाइल्स की हैं और 1,25,000 से ज़्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की हैं। कहाँ पे, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिक बिकॉज, जो बायोडाइवर्सिटी है मीन्स स्पीसीज की रिचनेस, मतलब स्पीसीज यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था अभी कि जो इक्वेडर है ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा क्या है, वेस्कुलर प्लांट पाए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट। क्यों, अब इसका रीज़न जानना ज़रूरी है ना, तो यहाँ है इसका रीज़न, ठीक है। कि जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस है वो हाईएस्ट है ट्रॉपिक्स में। क्यों, पहला, ट्रॉपिक हैव मोर एवोल्यूशनरी टाइम, मतलब कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इनके पास ज़्यादा एवोल्यूशनरी टाइम है, मतलब इनमें जो है स्पीसीज का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है रिलेटिव कांस्टेंट इन्वायरमेंट लेस सीजन, मतलब कि यहाँ जो टेम्परेचर है एकदम ज़्यादा कॉन्स्टेंटली रहता है, ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इनकी ज़्यादा होती है। तो रीज़न यही है कि ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्यों देखने को मिल रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। पहला, इनका एवोल्यूशनरी टाइम ज़्यादा है। दूसरा, ये रिलेटिवली यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत कम फ्लैक्चुएट करता है, बहुत कम चेंज होता है। और थर्ड है कि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है यहाँ पे इनको मिलता है और यहाँ पे ग्रेटर प्रोडक्टिविटी प्लांट्स में होती है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नाम से लग रहा है कि स्पीसीज को कहाँ देख रहे हैं, किसी एरिया में देख रहे हैं और उनका रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हैम्बर्ट इन द साउथ अमेरिकन जंगल विद इन अ एरिया या विद इन अ रीजन, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बर्ट के द्वारा। कहाँ पे, साउथ अमेरिकन जंगल। अब साउथ अमेरिकन जंगल कहाँ है, मीन्स बात की जा रही है अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, क्योंकि ये है साउथ अमेरिका का जंगल, ठीक है। यहाँ पे देखा गया क्या, अलेक्जेंडर वॉन बम्पेट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो साउथ अमेरिका का जंगल है उसमें देखा गया कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं हमें क्या देखने को मिला, ढेर सारी वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो स्पीसीज की रिचनेस है ज़्यादा बढ़ रही, मतलब कि हम एरिया बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर चले तो यहाँ पे हमको 10 स्पीसीज देखने को मिले। 50 किलोमीटर चले, क्या पता इनको 1,000 स्पीसीज देखने को मिल गई। तो ये मतलब कि अपने एरिया को जब बढ़ा रहे हैं तो उनको जो स्पीसीज की रिचनेस है ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट ऐसा नहीं है कि एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीसीज देखने, नहीं, केवल एक लिमिटेड टाइम तक, एक लिमिट जगह तक, ठीक है। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया। जैसे कि इन्होंने ग्राफ के थ्रू बताया है, ये ग्राफ है, देखिए ये है स्पीसीज रिचनेस और एरिया में इस तरीके के बना है कि धीरे धीरे देखिए यहाँ से उन्होंने एरिया बढ़ाना स्टार्ट किया और जो स्पीसीज रिचनेस है वो भी एरिया इधर बढ़ रहा है और जो स्पीसीज की रिचनेस वो भी बढ़ रही है अप टू किसी एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि पूरा बढ़ रहा है, क्या पता यहाँ से कम हो जाए कुछ स्पीसीज, यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकते हैं लेकिन बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका प्रेजेंट किया गया है S = CA/Z है, ठीक है। S बराबर हो जाएगा CA⁻Z, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बारे में देखते हैं, S क्या है। यस को बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस की, मतलब स्पीसीज यहाँ ज़्यादा पाई गई हैं। ए क्या है, एरिया, ठीक है। S तो स्पीसीज हो गए, ए क्या हो गया, एरिया, एरिया में ज़्यादा स्पीसीज देखने को। C क्या है, C क्या है, वाई इंटरसेप्ट की, कहाँ पे कट हो रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे ये कट हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, हमें जेड क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, यहाँ का स्लोप क्या है, ठीक है, ये जेड क्या हमको स्लोप बता देगा कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या है। तो ये हो गया, इसे हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है, ये रहना चाहिए याद। एस इक्वल टू होता है सी ए की पावर जेड, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिला है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉग स्केल पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये लॉग स्केल पे प्रेजेंट किया गया है, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस ये जो पावर रहती है उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस लॉग ए, ठीक है। तो हम जब लॉग स्केल पे रिप्रेजेंट करेंगे लॉग स्केल पे, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिलेगा, ठीक। आगे चलते हैं। ऑन द लॉग अर्थम स्केल द रिलेशनशिप इज द स्ट्रेट लाइन, हाँ ये देखने को हमको मिला, पहले क्या था, हाइपरबोला था, हमने क्या किया, इसको लॉग लॉग स्केल पे इसको रिप्रेजेंट किया तो हमको स्ट्रेट लाइन देखने को मिला, ठीक है। डिस्क्राइब द इक्वेशन लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है, ये है एक्सप्रेशन जहाँ पे एस क्या है, स्पीसीज की रिचनेस है, सी क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट हो गया, जेड क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट, ए क्या है, एरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रहना चाहिए सीक्वेंस वाइज। जनरली फॉर स्मॉल एरिया, अगर मान लीजिए एरिया छोटा है तो जेड की जो वैल्यू होगी, जेड क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन या फिर हम बोल सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू होगी 0.1 से लेकर 0.2 रहेगी, ठीक है। फॉर अ लार्ज एरिया द इंटायर कॉन्टिनेंट की बात की गई है, मीन पूरे अमेरिका की बात की गई है, साउथ अमेरिका, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन इज स्टीपर, थोड़ा वो झुक जाएगा, तो इसका क्या होगा, जेड की वैल्यू 0.6 टू 1.2, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्ग्यूरस बर्ड एंड मैमल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, जहाँ की जेड की वैल्यू 1.15 है, मतलब कि फ्रूगीवोरस का मतलब होता है कि ऐसे बर्ड जो फ्रूट्स को खाते हैं, और मैमल्स, ठीक है, ऐसे बर्ड जो फ्रूट्स को खाते हैं, और मैमल्स जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं कि साउथ अमेरिका, एशिया हो सकता है, और भी जितने डिफरेंट कॉन्टिनेंट है सबका में क्या होगा, जो जेड की वैल्यू होगी 1.15 है, ठीक है। जनरली हम क्या देख रहे हैं कि अगर स्मॉल एरिया है तो जेड की वैल्यू 0.1 से लेकर 0.2 है, बट अगर एरिया बढ़ गई, इंटायर कॉन्टिनेंट की बात की गई, साउथ अमेरिका की बात की गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्लोप है स्टीपर थोड़ा झुक जाएगा, 0.6 से लेके 1.2 है। अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं फ्रिगियोरस बर्ड, मीन्स ऐसे बर्ड जो सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं, और मैमल्स का डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, पूरे कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट की बात की गई है, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में इनकी वैल्यू क्या होगी, 1.15 होगी, ठीक है, इससे हमको पता चला। अब आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी, क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमें स्पीसी डाइवर्सिटी की। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन के अकॉर्डिंग द प्लॉट विथ मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो प्लॉट है कि मोर स्पीसीज जो है, एक ढेर सारी स्पीसीज क्या करते हैं, ईयर टू ईयर लेस वेरिएशन करते हैं, मीन्स फ्लैक्चुएशन कम होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का टोटल बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन टू हायर प्रोडक्टिविटी, जब वेरिएशन कम होगा, स्पीसीज ना ज़्यादा खत्म होंगी ना उनको दिक्कत आएगा, तो क्या होगा, वेरिएशन कम होगा तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी हायर ही होगी। इट इज़ एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल फॉर ह्यूमन, जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अगर मान लीजिए प्लांट ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे और सारी स्पीसीज आके रहना चाहेंगी, क्योंकि एनिमल को भी तो प्लांट को फीड करना है, प्लांट से खाना लेना है, ठीक है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम भी हमारा हेल्दी रहेगा, और जो सर्वाइबिलिटी है ह्यूमन की भी वो भी सही रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक हाइपोथेसिस है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजी है, ठीक है। इट इज़ एन एनालॉगी यूज टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है ये एनालॉगी है, मतलब किसी से कंपेयर करके इसको समझाया गया है, ठीक है। क्या समझाया गया है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को। इट इज़ प्रपोज बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एचलैंड, ठीक है, इसको किसने प्रपोज किया था, इनका नाम है स्टैनफोर्ड, जो कि एक इकोलॉजिस्ट है, पॉल एचलैंड, ठीक है। स्टैनफोर्ड एक जगह है, ठीक है। इन द एरोप्लेन, ठीक है, कोई एयरप्लेन है, इसे हम इकोसिस्टम मान लेते हैं, ऑल द पार्ट आर ज्वाइंट विथ मेनी रेविट, रेविट को क्या मान लिए, स्पीसीज। If the passenger of pop a rabbit extension of the species, it may not affect the fighting safety, ठीक है, functioning of the ecosystem। क्या होता है कि एक मान लीजिए एयरप्लेन है, ठीक है, एयरप्लेन है इस तरीके से, और उसके कुछ ऐसे विंग्स निकले होंगे और इस तरीके से,
ठीक है, मान लीजिए एयरप्लेन जा रहा है, तो ये क्या है, ये जो एयरप्लेन है ये पूरा ये क्या है, ये एक इकोसिस्टम है, ये पूरा जो है एक इकोसिस्टम है। इनके जो सारे पार्ट्स एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेवेट बोल सकते हैं या विंग्स बोल सकते हैं या फिर स्पीसीज बोल सकते हैं। बोला गया है कि इफ द पैसेंजर ऑफ द पॉप रेवेट मीन्स एक्सटेंशन, अगर मान लीजिए इसमें जो बैठे हुए पैसेंजर है अगर वो एक्सटेंड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्या कोई इफेक्ट होगा इस एयरप्लेन पे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयरप्लेन से क्या मतलब, उसके पार्ट थोड़ी ना डिफेक्ट हो रहे हैं, उसमें तो बैठे हुए लोग जो पैसेंजर हैं वो जा रहे हैं, वो उतर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, वो खत्म हो रहे हैं, तो उसमें फंक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए लिखा गया है इफ द पैसेंजर पॉप ऑफ रेबट मिस एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज इट विल नॉट अफेक्ट द फ्लाइटिंग सेफ्टी, मतलब फ्लाइट करने के सेफ्टी पे कोई नहीं होगा, मीन्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एज मोर एंड मोर रेवेट आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम डेंजरली वीक, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पैसेंजर निकल जाएंगे एयरप्लेन से, मीन्स इकोसिस्टम से ज़्यादा स्पीसीज क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, तो फिर इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। Loss of the rabbit on the wings means key species that derive the major ecosystem function is more dangerous than the loss of the few rabbit on the seat or window। इसमें बोला गया है कि लॉस ऑफ द रेवेट, रेवेट का मतलब स्पीसीज जो है विंग की, मीन्स जैसे मान लीजिए एयरप्लेन है, इसका ये विंग्स है इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा क्या है, इकोसिस्टम है एयरप्लेन, ठीक है। ये जो विंग्स है मान लीजिए मेजर क्या है, ये मेन या की स्पीसीज भी इसको बोल सकते हैं। इनमें जो बैठे पैसेंजर हैं निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में, ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहे इस एयरप्लेन को उड़ने में, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया एयरप्लेन को, ठीक। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज में से निकल जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, तो फिर इकोसिस्टम को हार्मफुल पहुंचाएगा, दिक्कतें होंगी। लेकिन मान लो अगर ये विंग्स जो विंडो के पास बैठे हैं या फिर अंदर बैठे हैं उनसे नहीं, लेकिन अगर ये जो विंग्स है, ये जो रेवेट है, ये क्या हो जाए, अगर ब्रेक हो जाए, ये क्या है, ये सब मेन स्पीसीज हैं या फिर हम की स्पीसीज, अगर ये डैमेज हो जाए तो एयरप्लेन जो इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं क्या हो, उसके लिए डेंजर साबित होगा। तो ये है कि लॉस ऑफ रेवेट ऑन द विंग्स, जो विंग्स हैं, विंग्स का मतलब जो पंख हैं एयरप्लेन की, या ये यहाँ की जो स्पीसीज है अगर वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, इनको क्या बोलते हैं, विंग्स वाले की स्पीसीज दैट डिराइव द मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। ये जो की स्पीसीज सबसे ज़्यादा इनका ही रोल होता है इकोसिस्टम के फंक्शन में, ठीक है, ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा देन द लॉस ऑफ द फ्यू रेवेट ऑन द सीट और द विंडो, ठीक है, कि चाहे वो सीट के बगल में बैठे हो, सीट पे बैठे हो, विंडो के पास, अगर ये ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इकोसिस्टम में फंक्शन करने के लिए। लेकिन अगर जो की स्पीसीज खत्म हो जाएंगे किसी भी इकोसिस्टम से तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए एयरप्लेन है, ये विंग्स है, ये विंग्स है, ये मान लीजिए यहाँ पे विंडो वाली सीट है, यहाँ पे भी सीट है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारी सीट है। अगर ये अंदर के स्पीसीज जा रहे हैं तो नहीं दिक्कत होगा एयरप्लेन को, मीन्स इकोसिस्टम को जो और सारी स्पीसीज खत्म होंगी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर यही स्पीसीज ज़्यादा खत्म होंगी तो इकोसिस्टम को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो विंग्स स्पीसीज है ये अगर खत्म हो गई, मीन्स जो की स्पीसीज अगर खत्म हो गई जिनका ज़्यादा रोल होता है इकोसिस्टम को फंक्शन में, तो फिर क्या होगा, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कि कैसे कैसे क्राइटेरिया है कि जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन है, कंजर्वेशन किसको कर रहा है, नेचर को कर रहा है। रेड लिस्ट 2004 से दैट 784 स्पीसीज, ये टोटल जो है 784 स्पीसीज जो है, इनमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 आर प्लांट वेयर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर, ठीक है, जो अगले 500 साल खत्म हुए हैं अब से, 2004 से लेके उससे पहले जो 500 ईयर खत्म हुए, उनमें देखा गया है कि 784 स्पीसीज क्या है, लॉस्ट हुई हैं, खत्म हो चुकी हैं, इनका कुछ नहीं बचा है, हम इनको जानते ही नहीं हैं, ठीक है। जिनमें से क्या है 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और 87 क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल दिया है, डूडो मारुतीज, क्वेगा अफ्रीका, थैलेसेनिया ऑस्ट्रेलिया का था, स्टीलर सी काऊ रशिया एंड 3 सब स्पीसीज, ठीक है, किसके हैं, टाइगर के, बाली जवान कैस्पियन, ठीक है, ये सब क्या है, लॉस्ट हो चुके हैं, हमने इसको खो दिए हैं, ठीक है, हमारी ये बायोडाइवर्सिटी में अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे डोडो हो गए, मारुतिस क्वागा अफ्रीका का था, थैलेसेनिया ऑस्ट्रेलिया की थी,
स्टीलर सी काऊ रशिया का था और 3 जो सब स्पीसीज थे किसकी थी, टाइगर की, जैसे कि बाली, जवान, कैस्पियन, ये सब हमने लॉस्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। 27 स्पीसीज हैव बीन डिसअपियर इन लास्ट 20 ईयर्स। अभी 2004 के पहले जो 20 साल थे तब से देखा जाए कि हमने 27 स्पीसीज को लॉस्ट कर दिया, वो भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, मोर देन 50,500 स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट एंड एक्सटेंशन, की लगभग क्या है, 15,500 से ज़्यादा जो स्पीसीज है ये फेस कर रही हैं क्या, खत्म होने के कगार पे हैं, इनका लाइफ का क्या है, कोई भरोसा नहीं है। थ्रेटन टू एक्सटेंशन मतलब कि ये खत्म होने के कगार पे खड़े हैं 15,500 से ज़्यादा स्पीसीज, जिनमें से क्या है 12% बर्ड्स है, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीसीज फेसेस द थ्रेटन ऑफ एक्सटेंशन। मतलब कि 15,500 से ज़्यादा मीन्स 15,500 से ज़्यादा स्पीसीज क्या है, एक्सटेंशन होने के कगार पे हैं। 12% इनमें से क्या है बर्ड, 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियन, सबसे ज़्यादा एम्फीबियन है, और 31% जिम्नोस्पर्म खत्म होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द करंट एक्सटेंशन रेट ऑफ इज 100 to 1000 टाइम फास्टर दैन द प्री ह्यूमन टाइम्स। इट If this trend continue, nearly 50% species might to extend within the 100 year। बोला गया कि जो करंट एक्सटेंशन अभी इस समय जो करंटली एक्सटेंशन हो रहा, खत्म हो रहा है, ये 100 टाइम to 1000 टाइम्स क्या है, फास्टर है, तेज है, जब प्री ह्यूमन टाइम्स था, मतलब कि जब ह्यूमंस नहीं थे उनसे 100 से 1000 टाइम तेजी की रफ्तार से क्या हो रहा है, एक स्पीसीज का एक्सटेंशन हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यही ट्रेंड अगर रहा सारी कंट्रीज में तो नियरली 50% जो स्पीसीज हैं वो 100 साल के अंदर, अगले 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कितना तेज बायोडाइवर्सिटी हम अपने लॉस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, कि जो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ये सब जब खत्म होंगे तो कौन कौन से इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। ठीक है, पहला डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, अगर प्लांट की स्पीसीज खत्म हो रही है तो क्या होगा, प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सेकेंड, इन्वायरमेंटल पर्स्ट्यूबरेशन सच एज ड्रॉट, अगर मान लीजिए प्लांट्स खत्म हो रहे हैं और सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं ड्रॉट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड है इंक्रीज वायबिलिटी इन द इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज्ड एंड पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वायबिलिटी, ढेर सारी वायबिलिटी हमको किसमें देखने को मिलेगी, इकोसिस्टम के प्रोसेसेस में। जैसे कि जब हम स्पीसीज लॉस होंगे, ढेर सारे हम बायोडाइवर्सिटी लॉस करेंगे तो हमको वायबिलिटी देखने को मिलेगी इकोसिस्टम पे। क्या, जैसे कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो सकती है, वाटर की यूजेस भी कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, पेस्ट जो डिसीज बीमारियां हैं ये सब भी क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे या कम हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, इम्पैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हम अपने बायोडाइवर्सिटी को खत्म होते हुए देख रहे हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, इनको क्या कहते हैं, द इविल क्वार्टेट, मतलब 4 ऐसे हैं कॉज जिसको हम बोलते हैं द एविल क्वार्टेट। ठीक है, पहला है द हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड है ओवर एक्सप्लोटेशन, थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्विजन, चौथा है को एक्सटेंशन। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, नाम से लग रहा है हैबिटेट लॉस मतलब कि कोई अपना घर ये सब क्या कर रहा है, खो रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि जो भी हैबिटेट है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सबसे ज़्यादा इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी वजह से लॉस हो रहा है, ये है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस फ्रॉम 14 to 6%, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% से कहाँ पे आ गया है, 6%, हम इतना लॉस कर दिए हैं लैंड्स को। ठीक है, हैबिटेट्स को, बायोडाइवर्सिटी के। 1000 ऑफ हेक्टर ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट विद इन द ईयर, कि हज़ारों हेक्टर जो है फॉरेस्ट कट रहे हैं हर एक घंटे में। सोचो कितनी तेजी के साथ स्पीसीज अपने हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दिया गया है द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, is being cutted for cultivation of soybean and for the conversion of the grassland for the cattle, कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसकी कटिंग इसलिए हो रही है ताकि हम सोयाबीन को कल्टीवेट कर सकें, ताकि ग्रास लैंड उगा सके, ढेर सारी घासें उगा सके, किसके लिए, कैटल्स के लिए। सोचो, और कितने बायोडाइवर्सिटी को किससे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है,
कितने लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, कितने लोगों का क्या हो रहा है, डेथ हो जा रही है, कितनी सर्वाइबिलिटी में कितनी प्रॉब्लम हो रही है सबको। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्टेड द एनिमल रिक्वायर्ड लार्ज टेरिटरी एंड माइग्रेटरी एनिमल। ये जो फ्रेगमेंटेशन है इसमें क्या होता है, कुछ एनिमल को छोटे एरिया में थोड़ी ना रहते हैं, उनको स्पेस चाहिए, उनको ज़्यादा एरिया चाहिए। जब क्या होगा, जब इतना सा लैंड है, मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें से इतना कट गया तो जो स्पीसीज है इधर के, ये इधर तो शिफ्ट होंगे ना। अगर मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में क्या है, 2 ही कमरे हैं, आप सिंगल सिंगल 2 ही लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर पे गेस्ट आ जा रहे हैं, 10 लोग आ जा रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगी ना एडजस्ट करने में 2 कमरे में। तो यही है कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है मीन्स हम लैंड को कट कर दे रहे हैं, किसके लिए, ग्रास लैंड के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए सोयाबीन, जिसकी वजह से क्या हो, जो स्पीसीज हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, सर्वाइवलिटी में भी दिक्कत हो रही है, और जो और ऑर्गेनिज्म पहले से वहाँ पे हैं, जो अदर स्पीसीज हैं, उनके लिए भी क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, उनकी टेरिटरी भी खराब हो रही है। ठीक है, दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ओवर यूज कर दे रहे हैं, जितना नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से भी स्पीसीज क्या हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टीलर सी काऊ, ठीक है, जो कि रशिया का था, ये स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पीजन एक्सेट्रा एक्सटेंड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जो स्टीलर सी काऊ का ज़्यादा यूज़ कर दिया गया रशिया का, और पैसेंजर जो होते हैं पीजन, पहले क्या होते थे, पीजन को बांधते थे, कबूतर जा जा जा, क्या उसको हम खत देते थे, मीन्स लेटर देते थे हम, उसके उसके हाथ, उसका जो पैर है मीन्स उसमें कुछ लेटर वगैरह बांध देते थे, या फिर उसके मुंह में ही हम लेटर दे देते थे। लोग कबूतर का इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर दिए कि ऐसे कबूतर देखने को ही नहीं मिलते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ठीक है, इतना ओवर यूज़ कर दिए। ठीक है, इससे भी स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मतलब कि एलियन का मतलब कोई बाहर से आया हुआ है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, किसी अनदर स्पीसीज की वजह से दूसरी स्पीसीज खत्म हो जा रही है। जैसे एग्जाम्पल अभी देंगे, एक यहाँ पे एलियन स्पीसीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। जो एलियन स्पीसीज है वो क्या कर रही है, डिक्लाइन कर दे रही है, कम कर दे रही है बायोडाइवर्सिटी को, या पूरा खत्म कर दे रही है। जो इंडिजीनियस का मतलब देसी, या फिर इसको बोल सकते हैं नेटिव, वहीं के रहने वाले। ठीक है, जैसे क्या हुआ था, हमने तो सुना ही है कि हमारी आज़ादी किससे हुई है, ब्रिटिश से हुई है। जब ब्रिटिश तो हमारे लिए एलियन थे ना उस टाइम, जब उन्होंने एंट्री की इंडिया में, लेकिन क्या हुआ, जब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, तो हमारी ही सर्वाइबिलिटी, हम ही नहीं सर्वाइव कर पाए। हमारे कितने लोग, कितने नौजवान लोग अपनी जानें दे चुके थे, कितने लोग बलिदान दे दिए आज़ादी के लिए। तो क्या हुआ कि हम एलियन लोगों की वजह से मीन्स हम, हमारे ऊपर क्या हुआ, ब्रिटिश लोग जब पूरा हमारा इंडिया को पूरी तरीके से कब्जे कर लिए, तो हम लोग हैं यहाँ पे, उनको, हम ही लोग को दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो यही क्या होता है कि जो एलियन स्पीसीज होती है, जब वो आ जाती है किसी और स्पीसीज के पास, मीन्स कभी नेटिव के पास, तो वो क्या करती है, उनको ही खाने लगती है, उनको ख़त्म करने लगती है, उनका ही एक्सटेंशन हो जाता है जो पहले से है। आगे चलते हैं। Nile perches introduced in the Lake Victoria, Eastern Africa, causing the extinction of more than 200 species of squid fishes. ठीक है, यहाँ पे जो एक क्या था, ईस्ट अफ्रीका में, जो ईस्ट अफ्रीका, वहाँ पे एक लेक था जिसका नाम था विक्टोरिया लेक। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक एलियन स्पीसीज लाया गया जिसका नाम है नील प्रिच, और जो वहाँ के और स्पीसीज थे, वहाँ के जो नेटिव फिशेस थी जिसको बोलते हैं स्क्विड, उनको क्या हुआ, उनकी जो 200 स्पीसीज को क्या कर लिया, जो नील प्रिच है ये क्या किया, उसको एक्सटेंस कर लिया, उसको खा के ख़त्म कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इनवेजिव वीड स्पीसीज लाइक पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, इसे हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, लैंटाना एंड इकॉर्निया वाटर हाइसिन कॉजेज द ड्रेनेज टू अवर नेटिव स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि अब तक तो ये क्या था, फिशेस की बात हुई, अब यहाँ पे कुछ वीड्स की, घास की बात होगी, जैसे कि पार्थेनियम, जैसे हम कैरेट ग्रास कहते हैं, लैंटाना हो गया, इकॉर्निया हो गया, वाटर हाइसिन, ये सब भी क्या करते हैं कि जो नेटिव स्पीसीज होते हैं, जहाँ इनका ग्रोथ होता है, वहाँ के स्पीसीज को ये लोग ख़त्म कर देते हैं, एक्सटेंशन करा देते हैं। नेक्स्ट है इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, जिसको बोलते हैं क्लैरिश ग्रेफिफाइनस फ्रॉम फॉर द एक्वाकल्चर इज ए थ्रेटन टू द इंडिजीनियस कैटफिश इन अवर रिवर। ठीक है, इलीगली क्या किया गया, अफ्रीकन कैटफिश का इंट्रोड्यूस करा दिया गया। जो अफ्रीकन कैटफिश है ये क्या होंगी, एलियन स्पीसीज होंगी। ठीक है, एलियन फिश होंगी, जिसका नाम कहते हैं क्लैरियस ग्रेपाइनस। ठीक है, ग्रेपाइनस, ये क्या करते हैं, एक्वाकल्चर में इनको इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की नेटिव कैटफिशेज हैं,
ठीक है। जो यहाँ की नेटिव कैट फिशेस होंगी रिवर की, उनको क्या करेंगी ये फिशेस उनको भी खा जाएंगी, इनका भी क्या करा देंगे, एक्सटेंशन खत्म कर देंगे। फिर है फोर्थ को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब कि दो लोगों का एक्सटेंशन एक साथ हो जा रहा है, जैसे कि व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटेंड द स्पीसीज एसोसिएटेड विथ आल्सो एक्सटेंड। ठीक है, जब कोई स्पीसीज खत्म होती है जो उससे रिलेटेड स्पीसीज है, उससे जुड़ी हुई स्पीसीज है, वो भी खत्म हो जाती है। मीन्स एक होस्ट एक पैरासाइट की बात किया जा रहा है। जब होस्ट खत्म हो जाएगा तो पैरासाइट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मीन्स को एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ पैरासाइट व्हेन द होस्ट इज एक्सटेंड, कि अगर पैरासाइट का एक्सटेंशन तब होगा जब होस्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि होस्ट से ही पैरासाइट को फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, तो दोनों का ही को एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन को इन्वॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूटलिज्म, एक्सटेंशन ऑफ वन कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ अदर। ठीक है, जो प्लांट पॉलिनेटर होते हैं, प्लांट को पॉलिनेट करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट को पॉलिनेट करते हैं, उसके बदले में प्लांट क्या करता है, उनको अपने ओवरी में या फिर अपने लोक्यूल कैविटी में क्या करता है, एग ले करने के लिए देता है, मीन्स अंडे देने के लिए देता है, ताकि उनके बच्चे जो लार्वा हैं वो सब वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। इसमें भी क्या होगा कि जो प्लांट पॉलिनेटर म्यूटलिज्म है ये सिस्टम, जिससे दोनों को फायदा हो रहा है, इंसेक्ट को भी हो रहा है, प्लांट को भी हो रहा है। इससे क्या होगा कि अगर एक में से दोनों में से कोई एक चला गया, मान लीजिए प्लांट ही नहीं रहा, तो क्या होगा, जो प्लांट का पॉलिनेटर इंसेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या तो प्लांट है लेकिन पॉलिनेटर उसका नहीं है, दोनों एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं को एक्सटेंशन। आगे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी कैसे खत्म हो रही थी, क्या क्या रीजंस थे। अब देखेंगे कैसे हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ द रीजन ऑफ कंजर्वेशन। हमारे पास 3 रीजन है कि हम क्यों कंजर्वेशन कर रहे हैं। पहला नैरोली यूट्रियन आर्गुमेंट, सेकेंड है ब्रॉडली यूटेरियन आर्गुमेंट, थर्ड है इथिकल आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। नैरोली यूट्रियन आर्गुमेंट्स में क्या है, ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिकल बेनिफिट फ्रॉम द नेचर सच एज फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेसिन, परफ्यूम एंड मेडिसिन। ठीक है, जो ह्यूमन है ये नैरो लेवल पे बात की जा रही है, मीन्स बहुत कम, मीन्स अपने बेसिक नीड के लिए बात की जा रही है कि जो ह्यूमन है वो इकोनॉमिकली पैसे के लिए क्या करता है, नेचर से, मीन्स अपने जो सराउंडिंग है नेचुरल थिंग्स से, मीन्स फॉरेस्ट से क्या करता है, खाना लेता है, फायरवुड लेते हैं, फाइबर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मीन्स टिम्बर वगैरह लेते हैं, वुड वगैरह लेते हैं जिससे घर बन सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, टैनिन हो गए, लुब्रिकेंट हो गए, डाई हो गया, रेसिन, परफ्यूम, मेडिसिन तक भी क्या करते हैं ह्यूमन, किससे लेते हैं, फॉरेस्ट वगैरह से लेते हैं। ठीक है, मोर देन 25% ऑफ ड्रग आर डिराइव फ्रॉम द प्लांट। जो ड्रग्स मार्केट में मिल रहे हैं वो कहाँ से ज़्यादा करके डिराइव है, 25% से भी ज़्यादा क्या है, प्लांट से लिए जा रहे हैं ड्रग्स। ठीक है, 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, 25,000 जो स्पीसीज हैं प्लांट की, उनकी क्या है, मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिन की तरह यूज में आएंगे। नेक्स्ट है ब्रॉडली यूटेरियन आर्गुमेंट। ब्रॉडली यूटेरियन आर्गुमेंट में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी है मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के पास बहुत सारा इकोसिस्टम में सर्विसेज थे। नैरो में क्या था कि एक ह्यूमन अपनी जो है इसेंशियल चीज़ें, अपनी नीड की चीज़ें, अपनी चीज़ें ले रहा है, लेकिन ब्रॉडली में क्या होगा कि जो इकोसिस्टम की सर्विसेज है सबके लिए क्या क्या है। ठीक है, पहला अमेजोन फॉरेस्ट, लंग ऑफ प्लैनेट बोलते हैं। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट का ये लंग्स है। प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फियर। जो अर्थ है हमारा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसमें जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट से कितना आ रहा है, 20% ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ प्लांट्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन थ्रू बी, हम्बल बी, बर्ड्स एंड बैट्स। जो पॉलिनेशन हो रहा है बीज की वजह से हो रहा है, मम्बल बीज से हो रहा है, बर्ड से हो रहा है, बैट से हो रहा है, मीन्स कि प्लांट्स का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इकोसिस्टम में सर्विस बनी हुई है। ठीक है, मेंटेनेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट है पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा तो प्लांट का फिर आगे का प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, मीन्स फ्रूट नहीं बन पाएगा, सीड नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, एक प्लांट के बाद अगर सीड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्लांट भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा ना। नेक्स्ट है एस्थेटिक प्लेजर। आप कभी भी फॉरेस्ट में जाइए, नेचुरल जगह जाइए, आपको अलग से सुकून मिलेगी, तो ये भी क्या है, ब्रॉडली यूटेरियन आर्गुमेंट्स है। आगे चलते हैं, इथिकल। जो इथिकल आर्गुमेंट है वो क्या है, एवरी स्पीसीज हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू। हर स्पीसीज का एक अपना अलग महत्व होता है। ठीक है, वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दियर वेल बींग। हमारी एक ड्यूटी है, हमारा क्या है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन जो नेचुरल थिंग्स है इनका क्या करें, देखभाल करें। ठीक है, तो तीनों डिफाइंड हो गए।
आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टू टाइप्स के होते हैं, इन सीटू हो गया जिसको बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है कि उसी जगह पे कंजर्वेशन करना जहाँ पे पहले से प्लांट एनिमल प्रेजेंट है, और एक्स सीटू का मतलब होता है उसको वहां से लेके किसी दूसरी जगह लेके जाना जहाँ पे प्रोटेक्शन और सारी चीजें हैबिटेट वगैरह दी जाती है, इसे बोलते हैं ऑफ सीटू। चलिए करके पढ़ते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट, ठीक है। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन द नेचुरल और द मैन मेड इकोसिस्टम इन विच दे अकर, ठीक है। ये एक ऐसा कंजर्वेशन है जेनेटिकली सोर्सेज का जो कि नेचुरल जगह हो रहा है या फिर ह्यूमन मैन मेड जो भी है इकोसिस्टम वहाँ पे हो रहा है। जैसे एग्जांपल है प्रोटेक्टेड एरिया जैसे दिए गए नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, कल्चरल लैंडस्केप हो गए, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स होंगे एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, कल्चरल लैंडस्केप हो गए, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स जो भी हो गए, ये सब क्या इन सीटू कंजर्वेशन है, ऑन साइट है, वही जगह पे है। बात करते हैं नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क क्या है? स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ वेयर प्राइवेट ओनरशिप कल्टिवेशन ग्रेजिंग एक्सेट्रा आर प्रोहिबिटेड। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है इरेवक्युलम नेशनल पार्क इन केरला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नेशनल पार्क में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे ना प्राइवेटली क्या करते हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन करते हैं जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। यहाँ पे ना कोई प्राइवेट ओनरशिप है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, ना कल्टीवेशन हो सकता, ना ग्रेजिंग। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, रिस्ट्रिक्टली क्या करेंगे, अगर जिस एनिमल को कंजर्व किए हैं उसको सिर्फ रखेंगे और कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है। सेंचुरीज की बात करते हैं, हियर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू एनिमल। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रोटेक्शन किसको देंगे, एनिमल को ही देंगे, लेकिन नेशनल पार्क में प्लांट्स और एनिमल दोनों ही रहेंगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ टिम्बर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड प्राइवेट ओनरशिप आर अलाउड सो लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म द एनिमल। एग्जाम्पल है पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, ठीक है। पेरियर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, वहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया सेंचुरीज का में क्या होता है कि प्रोटेक्शन किए जाते हैं सिर्फ एनिमल्स का, लेकिन अगर कुछ टिम्बर वगैरह हो गए या माइनर छोटे से फॉरेस्ट भी यहाँ रख सकते हैं प्राइवेट ओनरशिप के अलाउ में, जिसकी वजह से क्या हो, एनिमल को कोई हार्मफुल ना हो, एनिमल को कोई खतरा ना हो, ठीक है। सेंचुरीज में यही होता है। आगे चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, एरिया ऑफ लैंड और द कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो एरिया है लैंड का या फिर कोस्टल एरिया जहाँ पे मान लीजिए समुंदर है, सी है, वो सब कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इकोसिस्टम का कंजर्वेशन कराते हैं उसका सस्टेनेबल यूज के लिए। आगे चलते हैं स्क्रेड फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं स्क्रेड ग्रुप, फॉरेस्ट फ्रैगमेंट विच आर कॉमनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। स्क्रेड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे फॉरेस्ट के फ्रैगमेंट हैं जिनको सिर्फ आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी या फिर किसी रिलीजियस बिलीफ की वजह से क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल है स्क्रेड ग्रो इन काशी एंड जैतना हिल्स इन मेघालय। दूसरा है अराइवल हिल ऑफ राजस्थान। तीसरा है वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। फिर इसके बाद है सरगुजा, चंदाना, बस्तार एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सब हैं जगह। नेक्स्ट दिया गया है जैसे कि कुछ डाटा है, इंडिया के पास कितना है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये इन सीटू है, 90 क्या है नेशनल पार्क है एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये सब इन सीटू के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन में ये भी दे सकता है फाइंड आउट इन सीटू और एक्स सीटू कौन सा है कंजर्वेशन, ठीक है। तो याद रखना चाहिए 14 क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 क्या है नेशनल पार्क है, 448 क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे चलते हैं एक्स C2 कंजर्वेशन या ऑफ साइट। इसमें क्या होता है कि एक्स C2 का मतलब है कि बाहर लाना, जहाँ पे वो नेचुरली प्रेजेंट है वहाँ से लाके किसी और अच्छे प्रोटेक्टेड जगह पे उन एनिमल उन वाइल्ड लाइफ को रखना है, ठीक है। इट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट। एग्जाम्पल है जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है कि ये कंजर्वेशन किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म का, वाइल्ड लाइफ का, कहाँ पे उनके हैबिटेट जहाँ पर रहते हैं नेचुरली वहाँ से नहीं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई मतलब एनिमल है जो फॉरेस्ट में अनसेफ है, उसको ला के कहीं और रख दिया जाएगा, जैसे कि हमने देखा है जूलॉजिकल पार्क देखे हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क देखें कि वहाँ पे भी एनिमल्स रहते, क्यों रहते, उनको बचाया जा रहा है, उनको कंजर्व किया जा रहा है, उनके जो फॉरेस्ट है जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे उनको खतरा है इसलिए, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, जीन बैंक हो गए, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गए। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होगा कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट होने वाले रहते हैं उनका क्या करते हैं, उनके गैमेट्स को रखते हैं, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि
उनका जब एक्सटेंशन ना हो, उनका गैमेट से, तो क्या करें, फर्टिलाइजेशन करा के फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म उनकी तरह बना लें। आगे चलते हैं। हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट का मतलब क्या है यहाँ पे कि दीज आर द रीजन विथ वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, स्पीसीज कॉन्फाइंड ओनली टू स्पेसिफिक रीजन बट मोस्ट थ्रेटेन। क्या होता है हॉट स्पॉट में कि एक ऐसी एरिया, ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, स्पीसीज की रिचनेस ज़्यादा, स्पीसीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म की मतलब इनको क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये स्पीसीज बस वहीं पाए जाते हैं। ये इसीलिए लिखा गया स्पीसीज कॉन्फाइंड ओनली टू स्पेसिफिक रीजन, ये स्पीसीज बहुत ही स्पेसिफिक जगह पाए जाते हैं और इनको क्या है, खतरा है। नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर 34 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में 34 हॉट स्पॉट है, पहले कितना था 25, बाद में 9 और ऐड हो गए, तो अभी टोटल कितना हुआ, 34 हॉट स्पॉट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट चलते हैं। 3 हॉट स्पॉट कवर इंडिया बायोडाइवर्सिटी रीजन, ठीक है, 3 जो है हॉट स्पॉट जो हैं ये इंडिया के बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हो गया, सेकंड हो गया इंडो बर्मा, थर्ड हो गया हिमालय, ठीक है। 3 जो है कि हॉट स्पॉट ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस ज़्यादा, स्पीसीज यहाँ पे वेस्टर्न घाट श्रीलंका में ये सब ज़्यादा पाए जाएंगे, चाहे इंडो बर्मा हो चाहे हिमालय, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जो यहाँ पे स्पीसीज जो पाए जाते हैं ये बस यहीं पाए जाते हैं, और इनकी क्या है, इनकी लाइफ को बहुत खतरा है, इनकी जो स्पीसीज को बहुत खतरा है कि आगे चल के थ्रेटन ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल हॉट स्पॉट टूगेदर कवर ओनली 2%, मीन्स लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, ठीक है। ये जो हॉट स्पॉट है 34, ये क्या है, इन जो पूरा अर्थ है, अर्थ का कितना है, 2% से भी कम लैंड पे है, ठीक है, लेस देन 2%, बट द स्पीसीज रिचनेस इज एक्सट्रीमली हाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत एक्सट्रीमली हाई है। प्रोटेक्शन ऑफ द हॉट स्पॉट रिड्यूसेस ऑनगोइंग एक्सटेंशन बाई 30%, की यहाँ पे जो प्रोटेक्शन किया गया हॉट स्पॉट के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, 30% जो एक्सटेंशन होने वाला था वो कम हो चुका है, स्पीसीज का जो एक्सटेंशन होने वाला 30% वो कम हो चुका है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, जो इंटरनेशनल एफर्ट कर रहे हैं, मतलब कंट्रीज कैसे एफर्ट कर रही हैं कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। पहला है देखो अर्थ समिट और द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। जो अर्थ समिट था वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रियो डी जेनेरियो, कहाँ, 1992 में, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ समिट था ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था, ठीक है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, मतलब कि यहाँ पे क्या क्या कमिटमेंट किए गए। पहला कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमको मिल के कंजर्वेशन करना अपने बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमको बस अपने यूज के अकॉर्डिंग ही बायोडाइवर्सिटी का यूज करना है, ऐसा नहीं कि हम ओवर यूज कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, तो हमें सस्टेनेबल चीज का ही यूज करना है। थर्ड है शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजेस फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जो बेनिफिट्स हो रही है शेयर करने पे ये जेनेटिक रिसोर्सेज से, वो भी एकदम कम ही करना है। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, 2002। जैसे कि अर्थ समिट हुआ था कब, 1992 में हुआ था, ठीक है। उसी के 10 साल बाद देखिए, उसी के देखिए 10 साल बाद 1992, यहाँ उसके 10 साल बाद 2002 में क्या हुआ, वर्ल्ड समिट हुआ। सबसे पहले अर्थ समिट होगा, इसके बाद वर्ल्ड, ठीक है, याद रहना चाहिए। सबसे पहले अर्थ आया, मन में सोच लिया अर्थ आ गया, तो उसका समिटमेंट हुआ 1992 में, फिर इसके बाद वर्ल्ड आया, ठीक है, वर्ल्ड आया, जिसका जो समिट हुआ वो 2002 में, मीन्स 10 साल बाद हुआ, ठीक है। 190 कंट्रीज प्लेग टू रिड्यूस द करंट रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, 190 कंट्री ने कमिटमेंट किया कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, ठीक है, करंटली जो भी कम हो रहा है उनको बचाएंगे। उनका भी यही था कि क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे बायोडाइवर्सिटी का, सस्टेनेबल यूज करेंगे, शेयरिंग करेंगे बेनिफिट ऑफ जेनेटिक, ये सब उनका भी था। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये पीडीएफ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।